हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ऑल इन वन एग्जाम। फ्रेंड, आज इस सेशन में बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पहले से पूछा गया हो, तो आज हम सुपर 30 बैच की 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछे गए। 99% चांस है जो हम व्याख्या के साथ इसे कवर करेंगे, जिसमें सेट एक आपको कवर करा दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड, आप जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा 1275 पद की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है उसमें घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि बिहार दरोगा भर्ती 2023 में से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी के सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाए तो इसे आप अपने किसी एक ग्रुप में ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मौलाना आज़ाद। ठीक है, आप देखिए, यह इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी। इसका कुछ व्याख्या है, इसे भी आप देख लीजिए। दादा भाई नौरोजी नेता, राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था। इन्हें वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्र गुफ्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इन्हें 1857 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय बने थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? विद्यासागर है, मुंशी प्रेमचंद्र है, शरत चंद्र जोश है और बंकिम चंद्र चटर्जी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें देख लीजिए। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि तथा उपन्यासकार थे। इन्हें 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 तक की उल्लेख किया गया। इस विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में स्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेंस हेस्टिंग्स ने कुचल दिया था। इसकी प्रमुख रचना कपाल कुंडला, मृणालिनी, आनंद मठ इत्यादि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरा नंबर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गरम दल नरमपंथी ठंडे दल से अलग हुआ था। यह है आपका 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1919 में और 1921 में। इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। देखिए, वर्ष 1907 में
वर्ष 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल उदारवादी और गरम दल उग्रवादी में हो गया। विभाजन के मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। उदारवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस के विभाजन हो गया। चलो हम देख लीजिए 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, सरदार अजीत सिंह और सरदार भगत सिंह। इसका हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा। इसके बारे में देखिए थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट बातें। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी 1905 तथा इंडियन हाउस की स्थापना की, जिसकी उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? विदेश वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार से असहयोग, पूर्ण स्वतंत्रता, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया अखिल भारतीय आंदोलन था, जिनमें उन्हें करो या मरो का नारा दिया गया। करो या मरो का नारा कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा करो या मरो का नारा 1942 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? कौन सा नेता नरमपंथी दल के थे? बाल गंगाधर तिलक थे, दादा भाई नौरोजी थे, लाला लाजपत राय थे या बिपिन चंद्र पाल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी थे। इसका कुछ इंपोर्टेंट भी देख लीजिए। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे, जिनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे, जो नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने, कि मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले? इसका आंसर हो जाएगा श्री एनी बेसेंट। इसका कुछ इंपोर्टेंट देख लीजिए। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पूना में अप्रैल 1916 में की थी, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बपिस्ता ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अड्यार मद्रास में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ? ये हो जाएगा आपका 1882 है, 1884 है, 1886 है और 1888 है। ये हो जाएगा आपका 1884 में। इसका कुछ इंपॉर्टेंट भी देख लीजिए। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिनकी स्थापना ए ओहुम एवं हेनरी कॉटन द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1926 को, 26 जनवरी 1929 को, 26 जनवरी 1930 को या 26 जनवरी 1935 को? इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1930 को। इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुई लाहौर अधिवेशन में की गई थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी को का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को, 2 सितंबर 1946 को, 13 अक्टूबर 1946 को या 29 फरवरी 1947 को? इसका आंसर हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को। इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी देख लीजिए आप। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में बनी रही। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन के विद्रोह क्यों किया? भारतीयों ने साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों किया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर रोष के कारण किया, कि कमीशन के भारत आगमन अनुचित समय पर होने के कारण किया, या कमीशन के किसी भी सदस्य के भारतीय न होने के कारण किया, या कमीशन के प्रस्ताव पर असहमति के कारण किया? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण किया था। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लीजिए। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा और देश भर में इसका विद्रोह हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग के कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इन योग्य हो गया है, यहाँ के लोग को और संवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों रखा था? आमरण अनशन क्यों रखा था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के लिए, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल रहा, या कांग्रेस के मुस्लिम लीग में खाई बनी, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित के लिए पृथक चुनाव की घोषणा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट भी देख लीजिए। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड
सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों, पारसी, दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने का घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी, जिसके विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन और वर्धा जेल पूना प्रारंभ किया था। परिणामतः पूना पैक्ट संपन्न हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपके बिहार दरोगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय, सरदार अजीत सिंह, या लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह, या खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका कुछ आंसर आगे बताते हैं। अनेक भारतीयों, देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए पहले। अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से अमेरिका में रह रहे भारतीय को संगठित करने के लिए हुए। गदर पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकरा थे। गदर पार्टी के संस्थापक सरदार सोहन सिंह भाकरा थे। केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला था। चलिए दोस्तों ने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के एक अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। 1942 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? पहला नंबर है कोलकाता अधिवेशन, दूसरा है नागपुर अधिवेशन, तीसरा है बम्बई अधिवेशन, चौथा है लाहौर अधिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा बम्बई अधिवेशन। इसका कुछ इंपॉर्टेंट भी देख लेते हैं। आठ अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूर दी गई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, पहला भारत का वास्तविक शासक, या राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष, या राज्य का और सरकार के अध्यक्ष, या बहुमत दल का नेता। इसका आंसर हो जाएगा राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसका देखिए। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन से भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत के नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु के हो, इनमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, या वह सदस्य के किसी सदन का सदस्य हो। इसका आंसर हो जाएगा वह सदस्य के किसी सदन का सदस्य हो सकता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं वर्णित है। पहला है वह भारत के नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, चौथा है चुनाव के समय वह भारत के पद धारण न करता हो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संघ राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य होना लाभ का पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने के अंदर। इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए जो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लिखित, जिनमें 3 प्रकार के आपात राष्ट्रीय आयात, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा इकाई, कैबिनेट से बड़ा इकाई या किसी तरह के कैबिनेट से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट से बड़ा इकाई। कुछ इंपॉर्टेंट इसके देखिए। संविधान के अनुच्छेद 74 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राज्यपाल की वेतन किस कोष से आती है? राज्यपाल का वेतन किस कोष से आती है? भारत के संचित निधि से या राज्य के संचित निधि से या राज्य और केंद्र के संचित निधि से 50-50 के अनुपात में या राज्य के आकस्मिक निधि से? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के संचित निधि से। राज्यपाल, इसका कुछ इंपॉर्टेंट देखिए। राज्यपाल वेतन भत्ते तथा ऐसे विशेषाधिकार का उपभोग करने का अधिकार है जो राज्यपाल के परिलंबिया भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1982 में विनिर्देश है। वर्ष 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलंबिधियां एवं भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाए। अनुच्छेद 158 के 3-4 राज्यपाल के वेतन और भत्ते की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल का वेतन 35 लाख रुपए है। भारत के प्रधानमंत्री पहला नंबर सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकता है। हमेशा सत्ता दल के अध्यक्ष ही होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। संसद में सामान्यतः बहुमत दल की ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को वह संसद हो अथवा सत्ता दल के कोई सदस्य प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल के नेता स्वीकार करते हैं। वह बहुमत दल की अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद न होने पर उन्हें 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकता है? पहला नंबर हाँ, दूसरा नंबर नहीं, सी नंबर हाँ अधिकतम 3 महीने की अवधि तक, यहाँ अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा अनुच्छेद 153 में से एक परतुक जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? पहला है
मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को या संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को या लोकसभा के अध्यक्ष को या इनमें से सभी को। इसका आंसर हो जाएगा लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्य को। इसका कुछ इंपॉर्टेंट भी देख लीजिए। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया व प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के केवल राष्ट्रपति राज्यपाल नहीं के आदेश द्वारा इनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब वह अनुच्छेद 145 में के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपने रिपोर्ट सलाह, जो कि बाध्यकारी होता है, भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत के न्यायिक पुनरीक्षक की शक्ति का प्रयोग किया गया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट भी देख लीजिए। भारत के न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता के रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा किया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों के संवैधानिक की परीक्षण करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के न्यायिक पुनरीक्षण के व्यवस्था है। साथ ही न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के राज्यों को प्राप्त है। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है समान प्रतिनिधि, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि, जनसंख्या के आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि। कुछ इंपॉर्टेंट भी देखिए। विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधी नियम संविधान के 4वीं अनुसूची में वर्णित है। सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश को 31 की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत के संविधान भारत के वर्णित करता है स्वतंत्र राज्यों के संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। इसका इंपॉर्टेंट देखिए। भारतीय संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों के एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। इसका कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 के 1 पर उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्या के संचालन एवं शक्तियों का प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, किंतु वह प्रावधान संविधान से वर्णित नहीं है। परंपरागत रूप से ऐसा पालन किया जाता है। सामान्यतः लोकसभा में जिस पार्टी और बहुमत होता है उस सरकार उसी की बनती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व के अर्थ है कि वे अपने विभागों के संचालन के लिए तथा अपने दूसरे विभागों के लिए
भी उत्तरदायी होगा। इसका कुछ इम्पोर्टेंट भी देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य की विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्री परिषद का अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति को अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 44 में। इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों की सूचना से निकाल दिया गया है। संपत्ति के अधिकार जब संविधान के अनुच्छेद 30 के क के तहत एक विधिक अधिकार रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। वो क्या था? तो धनबाद से था। इसका इंपॉर्टेंट देखिए। 26 सितंबर 1995 को गजली टांड कोलियारी खदान धनबाद में एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 सितंबर 2001 के यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए। आतंकवादी संगठन अल कायदा के आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर 2001 को यूएसए के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए। एशिया में पहली बार फुटबॉल विश्व कप के आयोजन द कोरिया और जापान संयुक्त आयोजन देश वर्ष 2002 में हुई तथा इसके विजेता ब्राजील और उपविजेता जर्मनी थे। सीरिया इस फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई नहीं कर पाया था। 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कतर में हुआ जिसमें अर्जेंटीना विजेता, फ्रांस उपविजेता रहा।